नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट संविधान की उद्देशिका को लेकर है, यानी प्रस्तावना को लेकर है। संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट तरीके से या सरल और सहज तरीके से समझने से पहले हम दो वाद आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो कौन से थे उन पे बात कर लेते हैं। पहला वाद आया 1960 में बेरूबारी नाम से। उस वाद में स्पष्ट किया गया कि संविधान का भाग नहीं है, यानी नो, प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। दूसरा जो वाद आया ठीक 13 साल बाद, साल थी 1973, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में स्पष्ट किया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। कहने का मतलब यस, संविधान का भाग है और संविधान में जैसे संशोधन होगा प्रस्तावना में भी ठीक वैसे ही संशोधन किया जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उससे हमें किन किन बातों का पता चलता है। आखिर उद्देशिका क्या समझाना चाहती है या क्या बताना चाह रही है, या प्रस्तावना से हमें कौन सी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले उद्देशिका या प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है, यानी प्रेम्बल से ही हमें पता चलता है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान के निर्माता या संविधान को बनाने वाली संस्था, भले ही संविधान सभा थी लेकिन स्रोत कौन है? भारतीय जनता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी देश, अन्य किसी देश का दबाव नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारी जो सरकार का जो रूप होगा वो लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र, अब सबको पता है अब्राहम लिंकन की परिभाषा का कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था होती है। तो हमारी शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता की शासन व्यवस्था है। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी जो शब्द है ये भी बाद में जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में जब प्रस्तावना लागू की या बनाई गई तब ये शब्द नहीं थे। तो हम देख लेते हैं इन शब्दों का अर्थ। समाजवादी यानी जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होगा। समाजवादी व्यवस्था का ये अर्थ होता है। यानी कहने का मतलब उदारवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था एक प्रकार की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। तो उससे पहले यानी मूल संविधान में इसको क्लियर नहीं किया गया कि हम समाजवाद की तरफ जाएंगे या उदारवाद की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारा जो समाजवाद है वो पश्चिम के समाजवाद से अलग है, उससे आप कंपेयर ना करें। कहने का मतलब जो सोवियत रूस जैसे देशों में है वैसा समाजवाद हमारा नहीं। हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार या यूरोपीय कंट्रियों में जो समाजवाद है उससे थोड़ा हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमारा समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म के मामले में राज्य निरपेक्ष होगा, सभी धर्म उसकी नज़रों में समान होंगे। शासन का प्रकार देख लिया, हमारी सरकार लोकतांत्रिक होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जनता सीधे चुनती है, प्रत्यक्ष में सीधा चुनाव होता है। लेकिन भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण, जो शासन व्यवस्था या बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण ये संभव नहीं है। तो अप्रत्यक्ष यानी हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो सरकार का संचालन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है कि प्रेम्बल से हमें कौन सी शासन व्यवस्था का पता चलता है, लोकतांत्रिक सरकार का पता चल गया। गणराज्य यानी हमारा राज्य का प्रधान होगा, अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति। वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये यहाँ स्पष्ट हो गया, क्लियर कर दिया गया है प्रस्तावना के द्वारा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जामिनर क्या करते हैं, इन 3 जो तरीके की न्यायिक व्यवस्था दी गई है
इनका क्रम पूछ लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय दिया गया, लेकिन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मेरा जो तरीका था याद करने का, मैंने तो सार के रूप में याद किया था। एस से सामाजिक, आ से आर्थिक, यानी ए से आर्थिक और आर से राजनीतिक। याद हो गया न्याय के तीनों तरीके याद हो गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं। न्याय के बाद स्वतंत्रता, फिर समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त होगी। तो न्याय को देख लिया हमने, स्वतंत्रता को देख लिया, समानता को देख लिया। को प्राप्त करने के लिए, यानी ऊपर जो भी दिए हुए हैं, न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, अब उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता प्राथमिकता में होंगी। यानी इन जो भी चीज़ या भारतीय नागरिकों को जो भी न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, वो उनकी सीमा है। कहाँ सीमा है? कि व्यक्ति की गरिमा भंग नहीं हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यानी इनको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर बंधुत्व, इन सब को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अब इससे तारीख का पता चलता है कि संविधान आखिर बनकर तैयार कब हुआ और संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान बनकर तैयार कब हो जाता है? तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर को। अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आत्मर्पित कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। तीनों शब्दों का क्रम भी आपको याद रखना है। अंगीकृत पहले है, फिर अधिनियमित है और फिर आत्मर्पित है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द हैं जो जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान कहलाता है। यानी इतना बड़ा संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में, तो उसे मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। तो उस समय प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और कई शब्द जोड़े गए। तो देख लेते हैं हम संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान, यानी उनके साथ ऊपर हमने देखा कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दूसरा जो शब्द था, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया है? एकता के, राष्ट्र की एकता शब्द मूल था, लेकिन अखंडता शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया है। तो 3 शब्द हो गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसे आप याद कर लें, अपने कीवर्ड बना लें। जो बच्चे अपने खुद के कीवर्ड बनाते हैं, जिनके सपनों में जान है, वो अपने खुद के कीवर्ड बनाते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए मेहनत की जा रही है। अगर आपको ये पसंद आया हो या ये सीखने में मदद कर रहा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।